हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज़ में आज हम लोग करंट अफेयर्स के तीसरी वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें आज देख रहे हैं आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट डाटा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपके जीआईसी एलटी ग्रेड हो, लेक्चरर हो, जीडीसी हो, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पुराने जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। आप जानते हैं क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पर कराता हूं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस तरीके से कराएगा। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जैसे प्रमुख कृषिगत उत्पादन, ये इस तरीके की चीज़ें जो अभी अपडेटेड है। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में कौन से हैं उनके बारे में। और यहाँ पर त्यौहार, उत्सव, मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, और 2024-25 में जो आए तूफान है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022, प्रोजेक्ट चीता, उसके बाद 76 गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में थे। इसके बाद पुरस्कार देखो, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार प्राप्त हुए थे उनके बारे में भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। रक्षा उपकरण और बैंकों के विलय संबंधी जानकारी जो है, बैंकों के प्रमुख अधिकारी, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि नियमित तौर पर ये वीडियो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, वो सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए। साथ ही साथ जितना 6 दिन मैं पढ़ाता हूँ, संडे को उसका टेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया था बहुत साथियों ने। तो अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो है संडे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, 9565272442, ठीक है। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे मित्र, संवैधानिक पदाधिकारी की, ठीक है। तो बात करते हैं हम संवैधानिक पदाधिकारी में। राष्ट्रपति हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ, लाइटली मत लीजिएगा भैया, ये संख्या पूछी जा सकती है 15वें नंबर के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को, तो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, जो कि 15वें हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय के, तो BR गवई साहब हैं, जो कि 52वें नंबर के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, R वेंकटरमणि साहब, जो कि 16वें नंबर के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन है? तुषार मेहता जी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के, तो ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव साहब। अगर हम संसदीय प्रमुख की बात करें, तो जो है संसदीय प्रमुख में सभापति, जो कि राज्यसभा के, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होता है वही होता है सभापति राज्यसभा का, ये पदेन पद होता है, ठीक है। तो CP राधाकृष्णन साहब हैं। और उपसभापति की हम बात करें राज्यसभा के, तो श्री हरिवंश जी हैं, ठीक है। महासचिव राज्यसभा के, तो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा के, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के, तो JP नड्डा साहब हैं। और अध्यक्ष सभा के, तो ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी। और नेता विपक्ष लोकसभा के, तो राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। महासचिव लोकसभा ये हैं उत्पल कुमार सिंह जी। कौन? उत्पल कुमार सिंह जी, ठीक है। अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, जो पदाधिकारी हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो कि 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें, तो विवेक जोशी जी हैं, सुखबीर संधू जी हैं, ठीक है। उपचुनाव आयुक्त की बात करें, अजय बहादुर, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये सब जो है कौन है? उपचुनाव आयुक्त हैं। अब हम आगे बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी CAG और CGA। देखो इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ना लिखना पड़े, क्योंकि एक बार में भूल जाता है, तो ये PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है वहाँ पर उस ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। 2442 लास्ट में है, 5565272442 पर आप कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। CAG जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन है? संजय मूर्ति जी हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें महालेखा महानियंत्रक, ये TCA कल्याणी जी हैं, 29वें नंबर के, ठीक है।
अगर हम बात करें सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो सर्वोच्च सेनापति कौन है, जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति वही होता है। तो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, कौन, अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये 26वें नंबर पे। ये संख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, पूछा जा सकता है, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब हैं। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और अगर हम बात करें महानिदेशक सैन्य अभियान की, डीजीएमओ, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी हैं। कौन है, राजीव घई जी, ठीक है। अगर सचिव एवं सलाहकार की अगर हम बात करें तो कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन जी है। प्रधान सचिव जो कि प्रधानमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वो है प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ठीक है, हमारे नाम को याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रधान सचिव टू जो प्रधानमंत्री के हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। और निजी सचिव प्रधानमंत्री वो निधि तिवारी जी हैं, ठीक है, निजी निधि याद रख सकते हैं भाई इस तरीके से कोरिलेट करके। विदेश सचिव अगर फॉरेन सेक्रेटरी की बात की जाए तो विक्रम मिश्री जी हैं जो कि 35वें नंबर पर हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख आयोग एवं बोर्डों के प्राधिकरण के अध्यक्ष के, तो अध्यक्ष भारत के लोकपाल तो अजय मानिक राव खान बिलकर जी हैं, ठीक है। अध्यक्ष अगर हम बात करें 15वें और 16वें वित्त आयोग की, तो 16वें नंबर के हैं वित्त आयोग के जो है अरविंद पनगड़िया जी, और जो है 15वें नंबर के एनके सिंह जी थे। अब वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी ही हैं किसके, वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अध्यक्ष की बात करें हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, रणजीत कौर जी। अध्यक्ष अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो अंतर सिंह आर्य जी हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो किशोर मकवाना जी हैं, बी रामा सुब्रमण्यम जी हैं 9वें नंबर पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की, तो प्रियांक कानूनगो जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया कर लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करें भैया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण में, तो अध्यक्ष जो सीईओ जो रेलवे बोर्ड के हैं वो सतीश कुमार जी हैं। कौन है, सतीश कुमार जी। अगर हम बात करें अध्यक्ष जो कि सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है, सेबी के तुहिनकांत पांडे जी हैं। कौन, तुहिनकांत पांडे। अगर बात करें सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड यानी CBFC, तो रविंद्र भाकर जी हैं। और महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को ये कौन है, राजेश निर्वाल जी हैं, ठीक है, निर्वाण। तो इस तरीके से बहुत सारे अध्यक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, अध्यक्ष प्राक्कलन समिति संजय यादव, ठीक है, ये संतोष कुमार यादव, संजय जायसवाल हैं ये, और ये संतोष कुमार यादव जी हैं। तो ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है भाई कि जी जान लगा के बैठ जाओ सिर्फ कुछ सब कुछ छोड़ के रटने, लेकिन एक बार देख लीजिएगा जिससे कि भूले ना। इसलिए यहाँ पर देखो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों की प्रमुख, इसरो के प्रमुख कौन है, B नारायण, ठीक है। तो ये है आपके, यहाँ पर देखो सारा डाटा आपका लिखा हुआ है, आप इनको देखिए एक बार। अध्यक्ष अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की बात की जाए AEC, तो AK मोहंती जी हैं, ठीक है। अगर अध्यक्ष बात की जाए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तो दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। निदेशक बार्क ये हैं विवेक भसीन जी। अध्यक्ष DRDO के तो ये है समीर B कामत। तो इस तरीके से अगर देखें यहाँ पर महानिदेशक CSIR, तो ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी हैं, ठीक है। CEO और MD ब्रह्मोस एरोस्पेस के तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी हैं, ठीक है। निदेशक ये हैं। इस तरीके से यहाँ पर आगे देखो भैया खेल संगठन कुछ जो हमारे हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात किया जाए तो ICC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जयशाह जी हैं जी, हमारे अमित शाह जी के लड़के, जिन्होंने अभी तक जो है ICC के यहाँ पर BCCI के सचिव थे, ठीक है। अब CEO ICC की बात की जाए तो ये संयोग गुप्ता जी हैं। और प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नूरी जी हैं। अध्यक्ष BCCI मिथुन मनहास जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल जी हैं। मुख्य कोच तो गौतम गंभीर हैं, लेकिन उनको भूल जाना ही बेहतर है भैया, ये कोनो काम के आदमी नहीं है, सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं क्रिकेट को, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, तो ये जो है बात किया जाए अध्यक्ष के, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष इस समय सुमन कुमार बेरी होते हैं। और ये देखो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भाई वो पदेन होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष बनता है। अगर हम बात करें CEO नीति आयोग की, तो BR सुब्रमण्यम जी हैं। अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग अजय कुमार जी हैं, ठीक है। अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के तो दिनेश माहेश्वरी जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के तो विजया किशोर रहाटकर जी हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर इनको पूरा प्रॉपर तरीके से सुन लीजिए, हालांकि लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेटा है, फैक्ट है, भूल सकते हैं, तो मैं जो बता रहा हूँ उनको ध्यान से एक बार सुनते जाइए। यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग ये एसएससी जो इस समय निष्क्रिय हुआ था, यस गोपाल कृष्णन जी है। अध्यक्ष सातवें वेतन आयोग जो अब बदलने वाला है, अशोक कुमार माथुर जी हैं। अगर हम बात करें बैंकों के प्रमुख अधिकारी, तो भाई देखो यहाँ पर बैंकों के प्रमुख अधिकारी में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कौन है भैया, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ये संजय मल्होत्रा जी जो 26वें नंबर, ये संख्या इंपॉर्टेंट है, नाम तो याद होगा लेकिन ये संख्या जो है इंपॉर्टेंट है। अगर उप गवर्नर आरबीआई की बात की जाए तो गिरीश चंद मुर्मू, पूनम गुप्ता और टी रविशंकर, एस जानकी रमन। देखो यहाँ पर मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी से ये नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के तो सुधा बालकृष्णन जी हैं। कौन है? सुधा बालकृष्णन जी। अब इसी तरीके से अगर बैंकों के विलय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, यहाँ पर है, मैंने सारी चीज़ों को रखा है यहाँ पर। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय हो गया, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कुल 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ? इंडियन बैंक में विलय हुआ। आंध्रा बैंक का विलय किस में हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हुआ? पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। सिंडिकेट का विलय हुआ भैया केनरा बैंक में। किस में? केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इंपॉर्टेंट भाई, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें। अन्य अगर हम विलय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें तो 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी बैस बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में किया गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर रक्षा उपकरण हम बात करेंगे, ये उपकरण है, ये किस देश में विकसित है और क्या है। तो अगर बात की जाए हेलिना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत में विकसित की गई और टैंक रोधी मिसाइल है ये। अगर बात की जाए चिनूक की तो ये अमेरिका जो कंपनी बोइंग है उसने जो है इसको विकसित किया था और ये एक प्रकार की हेलीकॉप्टर है, ठीक है। बराक 8 ये डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा जो है तैयार किया गया है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। अगर आईएनएस बेला जो कि फ्रांस के में विकसित किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये, ठीक है। राफेल फ्रांस में बनाया गया है भैया। दसाल्ट एविएशन जो कि लड़ाकू विमान है, ठीक है। S-400 ये रूस का है और एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अगर बात की जाए पिनाक का तो भारत जो कि पहला स्वदेशी है जो कि रॉकेट इसने बनाया जो है एक प्रकार का। आईएनएस कलवरी जो कि स्वदेश निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। अपाचे जो कि अमेरिका लड़ाकू विमान। ये इंपॉर्टेंट इतने थे भैया। और एक चीज़ और ध्यान रखें, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो अभी तक ये पुरस्कार दिए गए हैं 2025 में, उनके बारे में थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। यहाँ पर देखो तो भैया है 2025 यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेस्टविना मिराबिल्स नामीबिया ने दिया है, ठीक है। और ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न यानी साउदर्न क्रॉस ये किसने दिया? ब्राज़ील ने दिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको किसने दिया? त्रिनिदाद और टोबैको ने दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे देश जो है सम्मान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो वो भी जानना चाहिए। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना का है, ठीक है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस जो कि साइप्रस का है। मित्र विभूषण किसने दिया भैया? श्रीलंका ने ये पुरस्कार दिया था। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये किसने दिया? मॉरिशस ने दिया था। इस तरीके से भैया देखो यहाँ पर 76 जो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में हुआ था, अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को, तो मुख्य अतिथि जो थे वो प्रबोवो सुबियांतो हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और यह थीम थी 2025 की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वेश ठाक की जो उत्तर प्रदेश थीम जो है महाकुंभ 2025 विरासत और विकास इसका थीम था, ठीक है। मुख्य अतिथि में 2024 में अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे और 23 में अब्देल फतह अल
सीसी मिस्र के। इस तरीके से भाई प्रोजेक्ट चीता से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ लाए गए थे। इनमें से एक मादा चीता सा की मृत्यु हो गई, किसकी? मादा चीता की। और निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया भैया, 2 वर्ष के लिए किया गया है। अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते भारत लाने की योजना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा, चूँकि ये इनकी संख्या विलुप्त होती जा रही है, इसलिए इन पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है भाई वो, इसके साथ साथ बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी करता कौन है? भारतीय वन्य संस्थान। इसको कौन जारी करता है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरीके से कि बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 मतलब रिपोर्ट को कौन जारी करता है? भारतीय वन्य जीव संस्थान। जारी कब किया गया था? 29 जुलाई 2023 की, जो लेटेस्ट थी, तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट का क्रम था 5वीं, हर 4 वर्ष में ये जारी किया जाता है, यानी पिछले 20 साल से जारी किया जा रहा है। भारत में कुल बाघ 3682 हैं। 2018 में कितने थे? 2967 थे। अब बढ़ करके कितना हो गया? 3682 हो गए। विश्व का 75% बाघ जो है भारत में है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785। तो संभावित कुल संख्या जो है न्यूनतम 3167 और अधिकतम 3925, यही इनकी संख्या रही है। औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग 6.1% है। और 18 से 22 के बीच अगर हम बात करें तो 24.1 है। और सबसे अधिक बाघ एक रिजर्व में कहाँ है भैया? जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर है 260 बाघ हैं। अब अगर हम बात करें बिहार में संख्या, तो ये है भैया 2018 में 31, 2022 में 54 की संख्या है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात के नाम। भाई पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पर ये है, नाम यागी है और प्रभावित क्षेत्र कौन था? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। और नामकरण किसने किया? जापान ने, ठीक है। तो दाना नाम था, क्या नाम था? दाना। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में आया था और नामकरण इसका किया था किसने? कतर ने, ठीक है। और कोंगरे ये ताइवान और फिलीपींस के बीच आया था, कंबोडिया ने इसका नामकरण किया। राफेल क्यूबा में आया था और फ्रांस ने नामकरण किया। फेंगल जो कि तमिलनाडु में आया था, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया। चिडो मोजाम्बिक में आया था और मॉरिशस ने नामकरण किया। इसी तरीके से देखो यहाँ पर डीके लेडी, ठीक है, जूल अल्फ्रेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। शक्ति बंगाल की खाड़ी, और ये देखो यहाँ पर, तो इतने जो है कुल मिलाकर के तूफान आए हैं और इस जगहों पर आए हैं, तो जिन्हें आप अपने जो है PDF के माध्यम से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है वो है प्रमुख कृषिगत उत्पादन, जो कि आपके देखो बहुत सारे साथियों का सवाल था कि सर कृषि से संबंधित क्वेश्चन कराइए और ज़्यादा, तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से आ जाएंगे भाई, करंट से संबंधित में। अब यहाँ पर देखो चावल जो कि फसल खाद्यान्न है, कहाँ की? ये जो विश्व में इसका प्रथम स्थान कहाँ है? चीन। और भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से भैया अगर बात की जाए तो गेहूं और आलू ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? चीन में। अगर हम बात करें भारत की तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। मक्का ये अमेरिका की प्रसिद्ध खेती है और सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखा जाए तो कर्नाटक में होती है। दलहन दालें तो ये भारत प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली जो कि चीन में सबसे ज़्यादा होती है और गुजरात, अगर हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुजरात में। गन्ना ब्राज़ील और उत्तर प्रदेश, ठीक है। जूट ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पर जूट भारत, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें तंबाकू की तो तंबाकू जो सबसे प्रख्यात जो देश है वो चीन है। अगर हम भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड जो कि केरल भारत के दृष्टिकोण में सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। कॉफ़ी जो कि ब्राज़ील जो कि कर्नाटक में हमारे यहाँ। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये सब एक तरफ से। तो अगर बात की जाए सूरजमुखी की तो ये यूक्रेन जो है में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में पाया जाता है। अगर हम बात करें ज्वार की तो अमेरिका में, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है महाराष्ट्र, ठीक है। कपास सबसे ज़्यादा दुनिया में चीन में, और उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में गुजरात, ठीक है। प्याज चीन और महाराष्ट्र। सोयाबीन अमेरिका मध्य प्रदेश। चीनी भारत एवं महाराष्ट्र, ठीक है। मसाला भारत और मध्य प्रदेश। तिलहन भारत एवं राजस्थान। और यहाँ पर दूध है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही उत्पादन किया जाता है और भारत के उत्तर प्रदेश। आगे हम देखेंगे भैया यहाँ पर प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व, ठीक है। तो इसमें हम खनिज ये हैं जैसे कोयला एवं ग्रेफाइड है,
ये विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है, और भारत की बात की जाए तो उड़ीसा में। अगर इसी तरीके से हीरे की बात की जाए तो रूस में और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तांबा की बात की जाए तो चिली मध्य प्रदेश में। अगर लौ अयस्क की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में और उड़ीसा में, ठीक है। अगर बात की जाए चांदी और मैक्स की, तो सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में, राजस्थान, और अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान, ठीक है। और कच्चा तेल की बात की जाए तो अमेरिका में, और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कौन है? राजस्थान है, ठीक है। अगर बात की जाए बॉक्साइट की तो ऑस्ट्रेलिया और उड़ीसा, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इधर देखे आपने। सोना जो है, जो कि सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है, भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब्राक, टंगस्टन, यूरेनियम, जिप्सम, सीसा, निकेल, टिन, इस्पात, प्लेटिनम, इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख लें। अब हम देखेंगे जो है आपका उत्सव, त्यौहार, मेला, महोत्सव, ठीक है, इनको आपको देखना है। तो ये देखो भैया, निंगोल चाकोवा उत्सव का नाम है यार, याद ही ना हुई। मेरा हो चुंगवा उत्सव, ये मणिपुर में होता है, ठीक है। ये उन्हीं की भाषा में मणिपुर जो है होगा। कटी बिहू त्यौहार, ये आब्रोवाची मेला 2025 में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से बात की जाए, कुकुर तिहार जो कि गाय यात्रा त्यौहार 2025, जो कि नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, सिग्मो उत्सव जो है गोवा में, और बकुमा महोत्सव, बोनालू उत्सव जो कि तेलंगाना में, ठीक है। आप इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये सारे उत्सव, ये सारे मेला का आयोजन इन सालों में या इन जगहों पर किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड में हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ, और ये जो है रमाड़ उत्सव 2025। आप खीर भवानी उत्सव, लवेंडर उत्सव 2025, ये जम्मू कश्मीर में। देखो ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए आप। मणिपुर तो जो है इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर देखें यहाँ पर त्रिशूर पूरम उत्सव 2025, जो कि अट्टकल पोंगल 2025, जो कि कहाँ पर है? केरल। पोंगल का नाम आ जाए, केरल आराम से लगा दो भैया। सरस्वती और पुष्करालु कुंभ 2025, तो इसमें देखें बतुकम्मा उत्सव 2024-25, जो कि तेलंगाना में होता है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025, कहाँ? मिजोरम में, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूकोम यूलो उत्सव 2025, तो अरुणाचल प्रदेश होते हैं में मनाया जाता है इस तरीके से। अगर बात करें घोड़े यात्रा उत्सव, क्या? घोड़े यात्रा उत्सव, जो कि नेपाल में मनाया जाता है। तो इस तरीके से भाई देखो, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। खुबानी महोत्सव 2025, जास्कर महोत्सव 2024, ये लद्दाख में मनाया गया। और यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है। और खोंगजोम उत्सव, ये भैया मनाया गया मणिपुर में, ठीक है। और माधवपुर मेला, ये मनाया गया भैया आपका गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। हेरत पर्व 2025, ये है क्या? ये कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बहुत सारे इस तरीके से ये मेले जो उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं उनके बारे में देखा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप तैयार कर लें, और कोई आपका सुझाव हो, सलाह हो, आप उनको जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।